हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक कोडिंग कैनवास। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कोर्स का वेरिएबल्स इन सी। मतलब कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो पहले हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या है। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज लाइक नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? तो सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम क्या रखते हैं? वैल्यूज। और ये वैल्यू क्या हो सकता है? कैन बी नंबर, कैन बी अ कैरेक्टर। तो वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू रखते हैं, और उस वैल्यू में क्या रख सकते हैं? नंबर या फिर कैरेक्टर। तो इन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि इंट होता है, फ्लोट होता है और कैरेक्टर होता है। तो इंट में हम इंटीजर रखते हैं, जैसे ये होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होता है? 0 से इंफिनिटी तक का नंबर। तो जैसे कि 123 है, -123 है, जो कि होल नंबर्स होता है। और फ्लोट फ्लोट में हम क्या रखते हैं? डेसिमल वैल्यूज या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जिसमें पॉइंट होता है, जैसे कि 19.99 या फिर -19.99। तो ये सब होता है फ्लोट में। तो सी में इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, यही सब होता है वेरिएबल्स। और ये सब इंट, फ्लोट, कैरेक्टर क्या होता है? रिजर्व कीवर्ड होता है। बल्कि यही होता है, यही हमें सीखना है। कैरेक्टर में हम क्या रखते हैं? हम कैरेक्टर्स रखते हैं, जैसे कि ए होता है, बी होता है, इस तरीके से। और कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर रखते हैं, जैसे कि सिंगल कोट ए, सिंगल कोट, इस तरीके से। और सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में जब हम टेक्स्ट एडिटर में किसी भी वेरिएबल को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले हमें उस वेरिएबल्स का टाइप लिखना है, जैसे कि हम इंट लिखना चाहते हैं या फिर फ्लोट लिखना चाहते हैं। उसके बाद लिखना होगा वेरिएबल्स का नेम। और वेरिएबल्स नेम का और एक मतलब होता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। और उसके बाद इक्वल्स टू साइन को लेकर, इक्वल्स टू साइन होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए, लेट हमें एक नंबर लिखना होगा, मतलब कि एक कंटेनर है ए, और इस कंटेनर में हम 5 लिखना चाहते हैं। तो इसको सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिखेंगे? 5 एक इंटीजर होता है, तो हम पहले उसका टाइप लिखेंगे इंट। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स नाम, मतलब कि आइडेंटिफायर क्या है? ए। और इस आइडेंटिफायर को हम क्या असाइन करेंगे? 5। तो इस तरीके से हम सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अगर हम कैरेक्टर को लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? कैरेक्टर ए इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर सी या फिर कुछ और। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन देना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब हमें सीखना होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन हमें आउटपुट भी तो लाना है। और आउटपुट करने के टाइम हमें कैसे पता चलेगा, मतलब कि कॉम्पाइलर को कैसे पता चलेगा कि हम किसको प्रिंट करना चाहते हैं? और ए, लेट हम ए को प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है? क्योंकि हम तो इसमें इंग्लिश में लिखा है, और कॉम्पाइलर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर चुका है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर के लिए हम परसेंट यूज करते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टुगेदर विद द printf function to tell the compiler what type of data in the variable is storing। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल में हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, जिसका आइडेंटिफायर का नाम क्या है? माय नाम। और इसमें हमने क्या असाइन किया है? 15। तो जब हम इसको आउटपुट करना चाहेंगे तो हमें बताना होगा कि 15 किस टाइप का, या फिर माय नाम किस टाइप का डेटा है। तो हमने यहाँ पे इंट लिखा है, तो इंट के लिए हमें क्या लिखना होगा? परसेंट डी। परसेंट का मतलब है फॉर्मेट स्पेसिफायर। और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर प्रिंटफ में लिखने के बाद हमें कॉमा लेना है।
और कॉमा के बाद हमने यहाँ पे जिस मतलब कि वेरिएबल्स को आउटपुट करना चाहते हैं उसका नाम लिखना होगा। लेट हमने ऐसे लिखा है कि इंट a इक्वल्स टू 5। तो हमें क्या लिखना होगा, प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये 5 है और 5 एक इंटीजर टाइप का डेटा है, तो हमें लिखना होगा %d। उसके बाद डबल कोट्स बंद करके हमें कॉमा लेना होगा। और %d में हम किसको आउटपुट करना चाहते हैं, हम a को आउटपुट करना चाहते हैं, तो इसलिए a को लिख के ब्रैकेट एंड करके सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो देखिए, इंट के लिए हमें लिखना होगा %d या फिर %i। इन जनरल हम %d यूज करते हैं। फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं %f। और डबल क्या होता है, देखिए, फ्लोट एक वेरिएबल है जिसमें हम लिखते हैं फ्लोट। उसके बाद लेट फ्लोट एक ए नाम का वेरिएबल है और इसमें हम लिखेंगे 10 पॉइंट ऑन टू। तो जब फ्लोट हम 10 पॉइंट ऑन टू लिखेंगे तो इसमें ना प्रिसिशन होता है सिंगल प्रिसिशन, मतलब 10 पॉइंट ऑन टू के बाद अगर 0000 मतलब कि दो पॉइंट के बाद जब हम 6 डिजिट तक चले जाएंगे तब भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम फ्लोट के अंदर लेट दूसरा हम एक वेरिएबल लेंगे फ्लोट बी, अगर हम इसमें लिखेंगे 11.235436 अगर हम इसको आउटपुट करेंगे फिर हम देखेंगे कि 235436 तक तो राइट आउटपुट दिख आएगा, लेकिन उसके बाद ऑन 7 ना गलत दिखाएगा, क्योंकि फ्लोट सिंगल प्रिसिशन में काम करता है, जो कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक हमें राइट रिजल्ट दिखाता है, लेकिन उसके बाद हमें गलत रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि कंटेनर में ना, वेरिएबल्स का कंटेनर में हम जिस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसका एक फिक्स साइज होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने साइज को इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया। हमारा इंट जो होता है वो जनरल 4 बाइट लेता है, डिपेंड्स ऑन सिस्टम। कुछ एमएस डॉस टाइप का सिस्टम है जो कि 32 बिट में रन करता है, वहां पे आपको इंटीजर को 2 बाइट शो करेगा। तो फ्लोट जो होता है वो भी 4 बाइट का होता है, लेकिन अगर हम 10 पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट में 6 डिजिट तक चला जाएंगे ना तो 4 बाइट खत्म हो जाता है। उसके बाद जाने के लिए हमें डबल के उसका करना पड़ता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर डेटा टाइप के इस्तेमाल करेंगे। तो कैरेक्टर मैंने दिखा दिया आपको। तो देखिए, हम ना मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट हमें 3 वेरिएबल लिखना है, ए बी और सी। तो इंट ए बी सी, हम इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और दूसरे टाइप में हम डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि इंट ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 7 और सी इक्वल्स टू 10। और तीसरा, हम ना डिक्लेयर के साथ साथ इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट हमने ऐसा किया, इंट ए इक्वल्स टू 5। हमें जब रियलाइज होगा कि हमने ए इक्वल्स टू 5 तो लिख लिया, लेकिन प्रोग्राम में कभी हमें जरूरत पड़ रहा है कि ए को हम 10 ले सके, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ए इक्वल्स टू 10। इससे क्या होगा, ए का वैल्यू, मतलब कि इस लाइन से क्या होगा, हमारे पास मेन मेमोरी मतलब कि रैम में एक वेरिएबल मतलब कि एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा ए और इसमें स्टोर हो जाएगा 5। जब दूसरे लाइन में हम 10 लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 ओवरराइड होके यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो देखिए, वेरिएबल्स का नेम मतलब कि आइडेंटिफायर्स का कुछ रूल होता है, जैसे कि ऑल सी वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स। मतलब कि हम अगर हमारे प्रोग्राम में इंट नाम ए नाम का 2 वेरिएबल लिखेंगे, ए, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ए हम कब यूज कर रहा है। इसलिए एक ए तो ठीक है, लेकिन इसको हम नए एज्यूम करेंगे या फिर नए लिखेंगे हमारे प्रोग्राम में। इस तरीके से हमें कुछ यूनिक नेम चाहिए, जैसे कि एक्स वाई हो गया, ए सम टोटल, इस तरीके से। तो ये जो यूनिक नेम होगा इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट नेम आइडेंटिफायर और एक होता है descriptive names identifier। तो कुछ रूल है, जैसे कि names can contain letters, digit or underscore। names must begin with letter or a underscore। एक बार हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि int variable var on, लेकिन
हम इस तरीके से नहीं लिख सकते इंट ऑन var। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये देख सकते हैं कि नेम मस्ट बिगिन विद लेटर और अंडरस्कोर। उसके बाद नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप अपने प्रोग्राम में इंट नाम का स्मॉल ए और कैपिटल ए दो वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर कर लिया तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू कैपिटल ए। उसके बाद नेम्स कैन नॉट कंटेन व्हाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश, परसेंटेज एक्सेट्रा। अगर आपने इस तरीके से नेम लिखा है कि इंट माई स्पेस देकर नेम, तो ये गलत है। आपको एक साथ लिखना होगा या फिर आप यहाँ पे एक अंडरस्कोर लिख सकते हैं। रिजर्व और साजस इन कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। जैसे कि मैंने बताया था कि हम कभी भी रिजर्व और को हमारे प्रोग्राम में कभी लिख नहीं सकते। तो ऐसे 32 कीवर्ड्स है सी में, जिसको टाइम के साथ साथ आपको याद हो जाएगा। तो आप सबके लिए मैंने एक होमवर्क लिखा है, दो होमवर्क लिखा है। एक है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल और एक होता है मैक्सिमम ऑफ 3 इंटीजर्स। तो आप सब कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज तो ठीक है। अगर आपका जनरल नॉलेज नहीं ठीक है या फिर आप ये तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो प्लीज प्लीज जाकर हर एक कॉन्सेप्ट हर एक लेक्चर को ध्यान से कीजिए, उसके बाद आपको आ जाएगा। अगर नहीं आया तो हमारा जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ VS कोड कंपाइलर टेक्स्ट एडिटर में, जहाँ पे मैंने एक सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर बनाया हुआ है। उसमें हम आज है लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम वेरिएबल्स नाम का एक कोड लिखेंगे। तो देखिए, इस कोड में हम क्या किया है, हमने जो बेसिक सिंटेक्स है हमारा सी प्रोग्रामिंग का वो लिख चुके हैं। और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, रिटर्न 0, क्योंकि यहाँ पे मेन जो है कि इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले एक इंटीजर ए लेंगे जो कि है हमारा आइडेंटिफायर, और इसको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे इंट ए इक्वल्स टू 5 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ में हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ में हम परसेंटेज डी, उसके बाद क्या करेंगे, पुट मार्क्स के बाहर आके ये लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एक सेमीकोलन। इससे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। इससे क्या होगा, इंडेंटेशन, मतलब कि इन के बाद प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद रिटर्न, ये सेम लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आके हमें रन कोड करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ए में हम 5 स्टोर किए थे। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर ए लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे इंटीजर ए को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद इसको इनिशियलाइज ना करेंगे, मतलब कि कोई वैल्यू इसको असाइन ना करेंगे, तो क्या होगा, अगर हम परसेंटेज डी देकर इसको प्रिंट करें तो चलिए देखते हैं ये क्या आ गया, 397 3 on 20, लेकिन हमने तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया ही नहीं। तो देखिए, एक बात याद रखिए, जब हम किसी वेरिएबल में, मतलब कि किसी कंटेनर में, तो जब हम किसी कंटेनर में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ वैल्यू नहीं देते, तो कंपाइलर जब इसको कंपाइल करता है तो क्या करता है, इसमें ना कुछ गार्बेज वैल्यू दे देता है, जैसे कि यहाँ पे हमें मिला। और इस गार्बेज वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 123 हो सकता है, 125 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस, हमेशा जब किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करें लेकिन इनिशियलाइज ना करें, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको हर एक वेरिएबल्स को ना इक्वल्स टू 0 से लिखना चाहिए। इससे क्या होगा, अब अगर आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे लेकिन इनिशियलाइज 0 से करेंगे, तो अगर आप गलती से कभी भी किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना भूल गए तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं मिलेगा। तो गार्बेज वैल्यू क्या होता है, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लेकिन इनिशियलाइज करना भूल जाता है,
तो कंपाइलर जो अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू उसको असाइन करता है खुद से, उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो देखिए, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद चलिए इसको क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, कमेंटिंग, हमें कोड को हटाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम फिर से कोड लिखेंगे, ए बी सी। तो एक ही लाइन में हम 3 वेरिएबल्स को इनिशियल डिक्लेयर कर चुके हैं, और यहाँ पर ही हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स को एक सम करते हैं। तो सम इक्वल्स टू क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, उसका सेमीकोलन। बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरर आ चुका है, क्योंकि हमने नहीं बोला कि सम किस टाइप का डेटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं इंट का, और देखिए एरर हट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटफ में हम किसको आउटपुट करना चाहते हैं, सम को। तो सम को हम किस तरीके से लिखेंगे, %d से। उसके बाद यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर का इस्तेमाल करके सम, और लास्ट में एक सेमीकोलन। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम इज। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, सम इज 15, क्योंकि 5 और 7 12 होता है, 12 का 3 का जोड़ करेंगे तो हमें 15 ही मिलेगा। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसको भी कॉमेंट आउट करेंगे। कहा, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में इस कोड का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा क्लास नोट्स के साथ। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद उसको सेंस करेंगे। इंट ए इक्वल्स टू 5, इसको एक बार प्रिंट करते हैं। हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए को चेंज करेंगे 10 से, और फिर से इस लाइन को हम लिखेंगे और देखेंगे क्या होता है। और यहाँ पे हम एक /t देंगे, इससे क्या होगा, एस्केप सीक्वेंस, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है, उसे फॉर्मेट करेंगे। फिर यहाँ पे आके रन कोड करेंगे। तो देखिए, पहले हमारे ए का वेरिएबल का क्या वैल्यू था, 5। उसके बाद जब हमने 10 असाइन किया तो क्या होगा, वैल्यू ओवरराइड हो गया और 10 आ गया। तो देख सकते हैं। ओके, अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसको भी करेंगे कमेंट आउट, और अब हम देखेंगे नया चीज। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप फ्लोट नाम का 2 वेरिएबल लेंगे, एक होगा फ्लोट में और एक होगा डबल में। तो जैसे कि मैंने बताया, फ्लोट में क्या होता है, सिंगल प्रिसिशन होता है। तो चलिए ऑन 28.364578, उसके बाद 97 लेंगे, और इसी सेम वैल्यू को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट किस में, बी में। उसके बाद देखिए, डबल में क्या होता है, जैसे कि हम फ्लोट में क्या लिखते हैं, %a, डबल में क्या लिखेंगे, %a, क्योंकि डबल और कुछ नहीं, एक लॉन्ग फ्लोट है जिसमें प्रिसिशन ज्यादा है। तो चलिए इसको फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें ऑन 28.3645 देन 78 मिल रहा है। उसके बाद लेकिन हमें डबल में क्या मिल रहा है, ऑन 28.364579। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा फ्लोट है वो किस तरीके से दिखता है, सिंगल प्रिसिशन में, मतलब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही वो मेजर कर सकता है। लेकिन जो हमारा लॉन्ग डबल है उसका जो रेंज होता है वो 8 डिजिट तक होता है। तो 3 6 4 5 7 8, उसके बाद जैसे कि 9 आया तो उसने क्या किया, 8 को इंक्रीमेंट कर दिया एक बिट से, तो क्या होगा, 7 9। तो यही डिफरेंट होता है फ्लोट और लॉन्ग फ्लोट में। तो चलिए फिर हम जाते हैं हमारा लेक्चर में। तो देखिए, नेवर बी अ फुलिश प्रोग्रामर। देखिए, हर एक ट्यूटोरियल में कुछ ना कुछ मिस जरूरी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि अब ना
नोट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत जल्द इसी चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा सी प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा। तो आपको उस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे ज़रूर जॉइन करना है। और देखिए, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी यूट्यूब लेक्चर 100%, वो मेरा हो या भी और किसी का भी हो। डोंट रिलाई, खुद से कोड कीजिए, सीखिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया है सिर्फ उसी को सीखना है। अपने अंदर से अगर कोई डाउट आता है तो ऑनलाइन में सर्च कीजिए या फिर चैट जीपीटी है। आप जब कोड लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा एरर फेस करेंगे, तो आपको क्या करना है, उसी कोड को कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी को देना है और चैट जीपीटी आपको उसका फिक्स दे देगा। देखिए, चैट जीपीटी यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ खुद से ना लिख के चैट जीपीटी से कोड का सॉल्व कर रहा है तो ये गलत बात है। कोड आप खुद से लिखना है, उस कोड में अगर कोई एरर आता है तब आपको चैट जीपीटी पे देना है। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे डेटा का टाइप। और इस लेक्चर से मतलब कि लेक्चर नंबर 5 से बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कुछ आ रहा है, तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए। और मेरा अगर प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो मैं लिंक दे दूंगा, उसको जरूर से सेव कर लीजिए। और क्लास नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद ऑल द कोर्स जो मैंने टेक्स्ट एडिटर में दिखाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।